हेडिंग डालो एनिमल टिश्यूज़। एनिमल टिश्यू में हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। एनिमल टिश्यूज़ में हम सबसे पहले बात करेंगे सबसे आउटर टिश्यू की हमारे। तो हमारी आउटर सरफेस जो आउटर लेयर जो इसको क्या बोलते हैं अंग्रेज़ी में? स्किन, और हिंदी में त्वचा, जिस पर लड़कियां फेयर एंड लवली लगाती हैं। तो जो स्किन है, स्किन ऑर्गन की भी हो सकती है, आउटर लेयर ऑर्गन की भी हो सकती है, आउटर लेयर हमारी बॉडी की भी हो सकती है। तो वहाँ पे अलग अलग तरह के टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं। किसी ऑर्गन में कोई टिश्यू प्रेजेंट है, और जो हमारी बाहर वाली लेयर है, बाहर वाली स्किन है, उसमें कोई और टिश्यू प्रेजेंट है। तो इन सबको कलेक्टिवली एक नाम दिया जाता है, इनको बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यू। लिखो, सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं आज एपिथेलियल टिश्यू की। बेटा बात मत करो, अब लिखना शुरू करो, लंबा काम है लिखने का, लिखते चलो फटाफट। सबसे पहला टिश्यू है बेटा एपिथेलियल टिश्यू, जिसका दूसरा नाम एपिथेलियम भी है। ठीक है, तो या तो मैं बात करूँगा एपिथेलियल टिश्यू वर्ड यूज़ करके, या मैं बात करूँगा एपिथेलियम वर्ड यूज़ करके। दोनों का मतलब एक ही है, एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पढ़ना है, स्किन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, लिखो सबसे फर्स्ट पॉइंट इसका, द टिश्यूज ऑफ the cells of this tissue लिखना, the cells of this tissue, the cells of this tissue are tightly packed and they form a continuous sheet। ठीक है, जो हमारी स्किन है, चाहे बाहर वाली स्किन की बात कर रहा हूँ मैं, चाहे अंदर वाली स्किन की बात कर रहा हूँ, कॉन्टिन्यूटी में है, शीट बनी हुई है। क्यों? क्योंकि सेल्स जो हैं वो आपस में एकदम चिपके हुए हैं, बहुत क्लोजली पैक्ड हैं। कॉन्टिन्यूटी या स्किन में स्पेस ना होने का कारण क्या है, सोच सकते हो? स्किन में इंटरसेलुलर स्पेस होगा तो क्या हो सकता है? यही सेम रोल एपिडर्मिस में होता था। क्या रोल होता था? पैथोजेंस ना आ सकें, कीटाणु ना आ सकें हमारे शरीर में। कीटाणु एंटर कैसे करते हैं? तो खाने के थ्रू करते हैं, या नोज़ के थ्रू, मतलब इनहेल कर लेते हो आप, तब एंटर करते हैं। ठीक है, तो माउथ हो सकता है, या तुम्हारी नोज़ हो सकती है, जहाँ कट लगा हुआ है वहाँ से जर्म्स एंटर कर सकते हैं, पैथोजेंस एंटर कर सकते हैं। लेकिन स्किन के थ्रू, मान लो अगर मेरे हाथ पे कोई ऐसी चीज़ लग जाए जिसमें जर्म्स थे, तो स्किन के थ्रू नहीं एंटर करेंगे। ठीक है, लिखो सेकेंड पॉइंट, सेल्स ऑफ एपिथेलियम, cells of epithelium contain very little or no intercellular matrix। लिख लिया? चलो अगले पॉइंट पे। शिखा लिखो बेटा, इट फॉर्म्स अ बैरियर। एपिथेलियम क्या करता है? इट फॉर्म्स अ बैरियर and keeps the different systems and keeps the different systems
separate from one another, separate from one another. सिस्टम का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? कौन सी सिस्टम की बात हो रही है? सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया. जैसे लंग्स अपना अलग हैं, हार्ट अपना अलग बना हुआ है, ठीक है. उनको बाउंड्री दे रखी है, उनको एक रीजन में कन्फाइन किया हुआ है. किसकी वजह से हो रखा है? वो एपिथेलियल टिश्यू की वजह से, ठीक है. कहने का मतलब है उनकी आउटर कवरिंग बनाने का काम भी एपिथेलियल टिश्यू का होता है. लिख लिया बेटा सबने? तो एपिथेलियल टिश्यू 5 तरह के बेटा. हेडिंग डालना टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है. और ज़्यादातर तुमने इसमें इनकी लोकेशन याद रखनी है. सवाल लोकेशन के ऊपर ज़्यादा आता है. टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू. लोकेशन मतलब कि अगर ये लोकेशन है तो कौन सी तरह का एपिथेलियल टिश्यू यहाँ पे प्रेजेंट होगा. इस तरीके से सवाल आता है, ठीक है. चलें, सबसे पहले लिखो रजे स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू. स्क्वामस स्पेलिंग ध्यान से देख के नोट करना. SQUAMOUS, स्क्वामस एपिथेलियम. ठीक है. जैसा मैंने तुमको बताया, तुमको मेजॉरिटी इसमें ये याद रखना है कि वो प्रेजेंट कहाँ पे है. सेल की शेप लिखो बेटा. दे आर मेड अप ऑफ थिन फ्लैट irregular shaped cells, irregular shaped cells which fit together. ठीक है, बाद में इनकी फ़ोटो भी दिखा दूंगा मैं, अभी पहले लिखते चलो इसके बारे में, ठीक है. दे आर ऑल्सो नोन एज, एक पॉइंट तो ये हो गया. दूसरा पॉइंट लिखो, दे आर ऑल्सो नोन एज पेवमेंट एपिथेलियम. किसी को पेवमेंट वर्ड का मतलब पता है बेटा? ही पेव्ड द वे थ्रू द फॉरेस्ट. पेवमेंट का मतलब क्या हुआ? पेव करना. पेव्ड वर्ड का मतलब क्या हुआ? रास्ता बनाना. तो पेवमेंट का मतलब क्या हुआ? जहाँ से एक पैसेज बना हुआ है, जहाँ से एक रास्ता बना हुआ है, वहाँ पे कौन सी तरह के टिश्यू होते हैं? स्क्वामस एपिथेलियम, ठीक है. रास्ता किस सेंस में कह रहा है वो? जैसे कि तुम्हारा ऐसे लिख लेना, अकरेंस. हेडिंग डाल देना अकरेंस, मतलब कहाँ कहाँ पे अकर होते हैं, कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं. तो सबसे पहले आएगा बेटा माउथ. माउथ के अंदर है वो. माउथ किस में ओपन होता है बेटा, पता है किसी को? फूड पाइप का साइंटिफिक नेम क्या है? ओ से शुरू होता है. ये फूड पाइप होती है यहाँ तुम्हारी, इसका साइंटिफिक नेम होता है कुछ, नहीं पता? ईसोफेगस कहते हैं उसको. ईसोफेगस ब्रैकेट में लिखना चाहते हो लिख लो फूड पाइप, ठीक है. नोज, नोज लाइनिंग लिख रहा हूँ, ठीक है. मैं मतलब अंदर वाली चीज़ की बात हो रही है. नाक के बाहर नहीं, नाक के अंदर, जहाँ से तुम्हारी नेजल कैविटी शुरू हो रही है. नोज लाइनिंग, ठीक है. कवरिंग ऑफ टंग, कवरिंग ऑफ टंग and
ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स क्या होते हैं बेटा? कौन सी 3 चीज़ें ब्लड वेसल्स के अंडर आती हैं? तुम्हारी बायो तो बहुत पुअर है। क्या 3 चीज़ें ब्लड वेसल्स होती हैं? ब्लड क्या, ब्लड वेसल क्या हुआ? जहाँ से ब्लड फ्लो करता है। कहाँ से ब्लड फ्लो करता है? हार्ट से। पाइपें, कौन सी पाइपें हैं जिनसे ब्लड फ्लो करता है? कौन सा? आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। ठीक है, नोट करो बेटे इसे। हो गया? फंक्शन में बेटा वो बात ऐड कर लो अपने पास। एक बात ये फंक्शन में ज़रूर ऐड कर लो। दिस प्रिवेंट्स द underlying parts, this prevents the underlying parts of the body from getting mechanical injury, ठीक है, and prevention of pathogens from entering। ठीक है, हो गया बेटा? नो सर। हो गया शिखा? लिख ले बेटा, कोई बात। हो गया? चल, अगला एपिथेलियल लिखो बेटा। एपिथेलियल टिश्यू और एपिथेलियम सेकंड है आपका स्ट्रैटिफाइड। इट इज स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस, SQUAMOUS एपिथेलियम। स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। स्ट्रैटिफाइड वर्ड का मतलब होता है लेयर्ड, एक के ऊपर एक के ऊपर एक लेयर चढ़ती जाती है। तो अल्टीमेटली क्या होता है, जो तुम्हारा स्क्वामस एपिथेलियम है वो और मोटा हो जाता है और थिक हो जाता है। तो कहाँ पे प्रेजेंट होगा ये सोचो? सबसे ज़्यादा मोटी चमड़ी कहाँ की होती है? बाहर की। तो स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस कहाँ प्रेजेंट होगा? आउटर स्किन पे, बाहर की लेयर पे हमारी। ठीक है, जो हमारी बाहर की त्वचा है उस पर प्रेजेंट होगा। लिखो, दिस इज फाउंड अकरेंस है। ठीक है,
दिस इज फाउंड इन आउटर स्किन, this is found in outer skin and covers the external and covers the external dry surface, external dry surface of skin. ठीक है, आउटर लेयर पे प्रेजेंट है और बाहर की स्किन को टोटली कवर किया हुआ है. ठीक है बेटा. स्ट्रैटिफाइड का मतलब हुआ, अपने पास वर्ड्स में लिख लो, स्ट्रैटिफाइड वर्ड का मतलब हुआ लेयर्ड, जो दबी हुई है. लेयर्ड है बट दबा हुआ है वो. उनको फोटो दिखाई देता है एक बार में. देखो बेटा, तो सिंपल स्क्वामस कुछ ऐसा दिख रहा है आपका. स्ट्रैटिफाइड में क्या हो रहा है, लेयर दबती जा रही है. इसकी साफ फोटो क्या. चलो अब इसी से काम चलाओ, दिखाता हूँ दूसरी रूम की. ठीक है बेटा, थोड़ा ट्राई करना समझने का. ये सिंपल स्क्वामस था. इमेजिन करो ये स्क्वामस जो है अब लेयर के ऊपर लेयर के ऊपर लेयर रख दिया, तो क्या बन जाएगा आपका स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस. ठीक है. अगला जो हम पढ़ेंगे वो है सिंपल क्यूबॉइडल. क्यूबॉइडल में आपको नज़र आ रहा है शेप सेल्स की क्यूबॉइडल है. इसकी प्रॉपर अभी दिखाता हूँ तुमको फोटो. अदरवाइज क्यूबॉइडल ऐसे होंगे. और स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल का मतलब क्या हुआ, क्यूबॉइडल शेप में बट अब लेयरिंग होगी उसकी. ठीक है. थर्ड टाइप का लिखो बेटा, क्यूबॉइडल एपिथेलियम. ठीक है. क्यूबॉइडल नाम क्यों है, बिकॉज सेल्स आर क्यूबॉइडल इन शेप. सेल्स आर cuboidal in shape, that's why it is called cuboidal epithelium. ठीक है. फंक्शन लिखो पहले इसके, फिर अपने आप गेस करना कहाँ कहाँ पे होना चाहिए इसको. फर्स्ट फंक्शन है बेटा एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन, एंड सेक्रीशन. ठीक है. जहाँ जहाँ पे या तो एब्जॉर्प्शन हो रही है, ये एक्सक्रीशन हो रही है, ये सेक्रीशन हो रही है, तीनों में से कोई एक चीज़ हो रही है. एब्जॉर्ब करना मतलब किसी सब्सटेंस को एब्जॉर्ब अपने अंदर समा लेना उसको. एक्सक्रीट करना मतलब अपने बाहर निकालना उसको. सेक्रीट करना मतलब कोई ना कोई केमिकल रिलीज़ करना उसमें से. तो वहाँ पे कौन सी तरह का एपिथेलियम प्रेजेंट होगा, क्यूबॉइडल. ठीक है. तो गेस करो कहाँ कहाँ पे हो सकता है ये. एक्सक्रीटरी सिस्टम का मेन पार्ट क्या है, किडनी होता है. तो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, किडनी ट्यूब्यूल्स में, जहाँ पे हमें एब्जॉर्प्शन रीएब्जॉर्प्शन करनी है. किडनी के अंदर तुम्हारी बॉडी से जो पानी होता है ना, जो पानी एक्स्ट्रा या सॉल्ट्स एक्स्ट्रा जो तुम्हारी बॉडी ने रीएब्जॉर्ब करने होते हैं, वहाँ पे किडनी में सारा काम होता है. तो रीएब्जॉर्प्शन या एक्सक्रीशन का काम कहाँ पे हो रहा है, किडनी में हो रहा है. किडनी की ट्यूब में होता है, एक लूप ऑफ हेनले बोलते हैं उसको. तो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, मैं तुमको फ़ोटो भी दिखा देता हूँ लूप ऑफ हेनले की, वो है मेरे पास.
ठीक है, ये वाली जो पाइप है ना, दिख रही है, किडनी के अंदर प्रेजेंट होती है। तो ये वाली जो पाइप है, जो किडनी का ट्यूब्यूल है, ये किससे बना हुआ है? क्यूबॉइडल एपिथेलियम से। ठीक है, लिखो बेटा, इसकी अकरेंस लिखो। लिखो रजे, अकरेंस नंबर 1, किडनी ट्यूब्यूल्स, किडनी ट्यूब्यूल्स। ठीक है, उसके बाद बेटा हमारे ना यहाँ पे थायराइड ग्लैंड होता है, पता है किसी को? थायराइड ग्लैंड 8th में पढ़ा होगा तुमने। थायराइड थायरॉक्सिन रिलीज़ करता है, जिससे लोगों को या तो मतलब उनका मेटाबॉलिज्म कंट्रोल रहता है। तो या तो जिसको थायराइड होगा या मोटा हो जाएगा वो, या पतला हो जाएगा। सुना तुमने, थायराइड है उसको तो इसलिए वो मोटा है, कभी कहते सुना अपने पेरेंट्स को? चलो कोई बात नहीं। थायराइड ग्लैंड होता है, तो थायराइड ग्लैंड एक हार्मोन रिलीज़ करता है, एक हार्मोन सिक्रीट करता है, जिसको बोलते हैं थायरॉक्सिन। ठीक है, तो कहाँ पे, दूसरी जगह कहाँ पे प्रेजेंट हो गई? थायराइड वेसिकल्स। तीसरी चीज़ बेटा, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी ग्लैंड है, अगेन वो सिक्रीट कर रहे हैं कुछ ना कुछ। जैसे हमारा सलाइवा बनता है, यहाँ पे 4 ग्लैंड्स होते हैं, 2 ऊपर 2 टंग के नीचे। तुमने देखा टंग के नीचे तुम्हारा सलाइवा सबसे ज़्यादा इकट्ठा होता है। तो 2 टंग के नीचे होते हैं, 2 चीक्स के अंदर होते हैं। तो इन ग्लैंड्स को बोलते हैं सेलिवरी ग्लैंड्स, जिनसे सलाइवा निकलता है। तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम और कहाँ पे होगा? क्योंकि वो सिक्रीट कर रहा है कुछ ना कुछ, तो कहाँ पे होगा बेटा? सेलिवरी ग्लैंड्स में। ठीक है, तुम्हारा जो पेनक्रियाज है, पेनक्रियाटिक जूसेस सिक्रीट करता है इंटेस्टाइन में। तो कहाँ पे प्रेजेंट होगा बेटा? पेनक्रियाज के अंदर। ठीक है, उसके बाद है स्वेट ग्लैंड्स। स्वेट जहाँ से पसीना आ रहा है, वो कुछ ना कुछ एक्सक्रीशन में हेल्प कर रहे हैं, इसलिए वहाँ पे भी क्या होंगे? क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ठीक है, एंड लास्ट में है बेटा, जो बॉयज़ के अंदर टेस्टीज़ हैं, पढ़ा ये वर्ड तुमने? टेस्टीज़ एंड ओवरीज़। बॉयज़ के अंदर टेस्टीज़ होती हैं, ओवरीज़ होती हैं गर्ल्स के अंदर, फीमेल के अंदर। तो वो भी एक सिक्रीशन दे रहे हैं, एक हार्मोन रिलीज़ कर रहे हैं, तो उनके पास भी क्या होगा? क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ठीक है, तो टेस्टीज़ के अंदर है ये बेटा, और 7th नंबर पे आ गया ओवरीज़ के अंदर है। ठीक है, मैंने देखो सीधा सीधा सवाल तुमसे पूछना है कि विच टिश्यू इज़ प्रेजेंट इन ओवरीज, विच टिश्यू इज़ प्रेजेंट इन किडनी ट्यूब्यूल्स। तुमको उसके अगेंस्ट आंसर लिखने हैं। स्क्वामस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, ऐसे याद करना है तुमने। फंक्शन लिखवाने का पर्पस सिर्फ ये है कि आपको लर्न करने में हेल्प हो जाए। जैसे पेनक्रियाज पेनक्रियाटिक जूसेस रिलीज करता है, सिक्रीट करता है। थायराइड वेसिकल थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज करते हैं। किडनी ट्यूब्यूल रीएब्जॉर्प्शन
इसके बाद आता है बेटा आपका क्यूबॉइडल एपिथेलियम। इसकी शेप थोड़ी बॉक्सी होती है, स्मॉल क्यूब्स जैसी शेप होती है, आपको दिख भी रही होगी सामने। और इसी में अगर पिलर हो जाए तो लंबा हो जाए सेल तो क्या नाम हो जाएगा उसका? हाँ जी, कॉल्यूमिनर। इसी के अंदर अगर सेल ऐसे लंबा हो जाए तो उसका नाम हो जाएगा कॉल्यूमिनर एपिथेलियम, राइट। और लास्ट है, अगर इसी के बाल उगा दूँ तो क्या बोलेंगे उसको? तब उसको हम बोल देते हैं सिलिएटेड कॉल्यूमिनर। जैसे इन्होंने ये वाला अक्षर बनाया, ये क्या हो जाता है आपका सिलिएटेड कॉल्यूमिनर। नजर आ रहे? म्यूकस इसके ऊपर है, तो मैंने बोला म्यूकस मेम्ब्रेन में होता है वो। म्यूकस इसके ऊपर है, सिलिया वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। क्लियर है बात? याद रहेंगी ये चीज़ें। तुमने भी, मैं लास्ट के तुमको 15 मिनट दूंगा, तुमने क्या करना है, सारे एपिथेलियम के अगेंस्ट उसके अकरेंस लिखनी है कि अच्छा सिंपल एपिथेलियम पूछा है, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम पूछा है तो वो कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, स्ट्रेटिफाइड पूछा है वो कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है। लास्ट के 15 मिनट दूंगा, लिखना, याद करना, कल एक क्विज, परसों एक क्विज करेंगे तब तुम आओगे, ठीक है? समझ आ गई म्यूकस वाला में? चलो आगे बेटा, हमने अब शुरू करना है मसल्स के बारे में, तो मसल्स की भी देख के चलते हैं। 3 तरह की मसल्स होती है, मस्कुलर टिश्यू होता है हमारी बॉडी के अंदर। क्या होता है? क्या पूछा उसने? हाँ, मस्कुलर टिश्यू बेटा 3 तरह के होते हैं। सबसे पहले होते हैं उसका स्केलेटल मसल्स, ठीक है? शेप याद रखना, जब इसके बारे में दिखाऊंगा तो याद रहनी चाहिए तुमको बात। इसमें सब कुछ इंक्लूड होगा। स्केलेटल मसल किस तरह की नजर आ रही है? क्या नाम होगा इस शेप का? क्या नाम होना चाहिए शेप का बेटा? स्केलेटल मसल कौन सी? रॉड शेप। वेरी गुड, रॉड शेप कह सकते हैं आप इसको, या फिर सिलेंड्रिकल इन शेप कह सकते हो, सिलेंडर है। दूसरा स्मूथ मसल, हाँ प्लेन तो नहीं बोलते इसको। क्या सिखाया था मैंने? जब उसके किनारियाँ पतली होती थी, स्पिंडल शेप। क्या बोले? टिंडल नहीं, स्पिंडल, स्पिंडल शेप है, ठीक है? और इसमें आप देख सकते हो कि रॉड शेप भी है, बट इसमें ब्रांचिंग हो रखी है, जुड़ी नहीं है आपस में, ब्रांच है, ठीक है? क्या ये ब्रांच थी? नहीं, ये भी ब्रांच नहीं, ये वाली ब्रांच, ठीक है? तो शेप याद रखना है इसकी। क्या हुआ रजा? बड़ा स्माइल कर रही है, कुछ होगी ये बात? बता दो, बैठ के डिस्कस कर लेते हैं, पढ़ाई तो होती रहेगी, पढ़ लिख के थोड़ी किसी को मिला होगा आज तक। वो एग्री भी कर रहे हो? हाँ मैं भी कर दी उसने, सही तो कह रहे हैं। पढ़ लिख के मेरा भला हुआ है, बस मेरे को फीस मिलती है तुमसे। क्या हुआ तनिष्क, दुख लग रहा है? कुछ तो बोलना चाह रहा, टीचर हो आप, नहीं बोल पाऊंगा। देखो बेटा, 3 तरह के मस्कुलर टिश्यू होता है। 3 तरह के मस्कुलर टिश्यूज होते हैं। नंबर 1 स्केलेटल मसल्स, नंबर 2 स्मूथ मसल्स,
3 कार्डियक मसल्स। एक बड़ा अच्छा सवाल पढ़ा था मैंने 6th क्लास की बुक में पढ़ा था कि क्या मसल दोनों चीज़ें परफॉर्म करती हैं, कॉन्ट्रैक्शन भी और एक्सपेंशन भी। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या हुआ? मसल का ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करना, इकट्ठा होना, ठीक है। मतलब जैसे अगर मैं मसल यहाँ पे, मतलब मैं अपना बाजू फोल्ड कर रहा हूँ तो मैं मसल को कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो मेरी बाजू फोल्ड हो रही है, ठीक है। तो क्या जब मैं ऐसे कर रहा हूँ तो मैं मसल को एक्सपैंड कर रहा हूँ? सोचो, 6th क्लास की बुक में थी ये बात लिखी हुई, हमारी बुक में नहीं थी। कि जब मैं मसल ऐसे करता हूँ तो मैंने मसल कॉन्ट्रैक्ट करी, ये वाली मसल मैंने कॉन्ट्रैक्ट करी तो मेरी बाजू ऐसे फोल्ड होगी। पर जब मैं बाजू खोल रहा हूँ तो बाजू कैसे खोल पा रहा हूँ अपनी? क्या मैं अपनी मसल को एक्सपैंड कर रहा हूँ? आया ना? क्या तुमको क्या लगता है? बिल्कुल यही हो रहा है। अगर मैं मसल कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ तो ये बाजू बंद हो जाती है। जब मैं मसल ऐसे, मतलब जब मैं बाजू ऐसे कर रहा हूँ तो क्या मेरी मसल रिलैक्स हो रही है? बिल्कुल हो रही है। लेकिन ये रिलैक्स या ये ओपन इसलिए नहीं होती क्योंकि तुम इस मसल से इस हैंड को, इस आर्म को पुश कर रहे हो, ऐसा नहीं होता। तुम्हारी एक और मसल होती है जो दूसरी तरफ से कॉन्ट्रैक्ट होती है। वो कौन सी मसल होगी? कौन सी मसल होगी? पीछे वाली। जब तुमने इस मसल को कॉन्ट्रैक्ट किया, जब तुमने इस मसल को कॉन्ट्रैक्ट किया, जब तुम्हारा हाथ खुलता है, चेक करो कि यहाँ पे मसल इकट्ठी होती है। मेरी तो मसल है, मैं ट्राइसेप दिखा देता हूँ, हो रही है मसल इकट्ठी यहाँ पे। तो जब तुमने इसको कॉन्ट्रैक्ट किया तो ये वाली मसल इकट्ठी हुई, लेकिन जब तुमने हाथ खोला तो कौन सी मसल इकट्ठी हुई? ये वाली। तो मसल का क्या करती है हमेशा? इट ऑलवेज कॉन्ट्रैक्ट्स। Why does it always contracts? Because it contains a special protein which helps it in contraction. 6th क्लास की बुक की बात है, उसमें बड़े क्लियरली लिखा था मसल वर्क्स इन पेयर्स। वो दो के जोड़े में काम करेगी। जैसे मेरा बाजू, अगर मैंने ये अपनी आर्म फोल्ड करनी है या ओपन करनी है, मैं पेयर्स में करूँगा। जो बाहर वाली, मतलब जो ऊपर वाली मसल है वो क्या करवा रही है? इस आर्म को फोल्ड करवा रही है। बट जो नीचे वाली मसल है वो क्या करवा रही है? इस आर्म को ओपन। बात समझ आई? पक्का? जब मैंने इसको कॉन्ट्रैक्ट किया तो नीचे वाली मसल क्या होगी? खिंचगी ना, रिलैक्स होगी। और जब मैंने इसको ऐसे क्लोज किया तो नीचे वाली मसल क्या हो रही है? कॉन्ट्रैक्ट। और ऊपर वाली क्या हो रही है? रिलैक्स। इट ऑलवेज वर्क्स इन पेयर बिकॉज ऑफ अ स्पेशल प्रोटीन। उसका नाम लिखवाता हूँ अभी, लिखो फटाफट। लिखो, द मसल टिश्यूज और मसल्स ऑफ द बॉडी, द मसल टिश्यूज और मसल्स ऑफ द बॉडी always are formed of contractile tissue। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टाइल वर्ड से प्लीज समझ लेना कि हमेशा कॉन्ट्रैक्ट होती है, ठीक है। एंड आर मेड अप ऑफ मसल सेल्स and are made up of muscle cells which are elongated, and are also called muscle fibers and are also called
मसल फाइबर्स। ठीक है बेटा। ठीक है, ऐसे लिखते हैं एडिशनल बात साथ में, प्रेजेंस ऑफ contractile proteins helps in contraction and relaxation of muscles ठीक है। कुछ एक स्पेशल टाइप के प्रोटीन होते हैं जिन्हें कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स कहा जाता है, जो कि रिलैक्सेशन या कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स में हेल्प करते हैं। ठीक है, जैसे एक मूवमेंट तो होगी हमारे हाथ वगैरह की, टांगों की, गर्दन की, सारी चीज़ें हम मूव कर सकते हैं अपनी मर्जी से। वो क्यों हो पाती है? क्योंकि हम उनको कमांड दे रहे हैं, हम अपने ब्रेन से उनको कमांड भेज रहे हैं कि अच्छा बाजू उठा दो, हाथ उठा दो मेरा। वो कैसे हो पा रहा है कि कोई मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, कोई मसल रिलैक्स कर रही है, और ओवरऑल मेरी बोन मूव कर रही है। ठीक है, ऐसे ही कुछ जगहों पे क्या होगा, हमारी बॉडी के कंट्रोल के बिना काम हो रहा है। जैसे जब मैं सांस ले रहा हूँ तो मेरा जो विंड पाइप है वो चीज़ें ऑटोमेटिकली कर रहा है, मतलब हमारे लंग्स ऑटोमेटिकली एक्सपैंड हो रहे हैं, ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। वो चीज़ मेरे कंट्रोल में नहीं है। दूसरी चीज़, जब मैं खाना खाता हूँ तो मेरा खाना ऑटोमेटिकली नीचे चला जाता है, निगल लेता हूँ मैं उसको, और वो यहाँ से यहाँ पे पहुँच जाता है एक स्पेशल मूवमेंट के थ्रू। उस मूवमेंट को बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। रिदमिक मूवमेंट होती है, हमारी मसल एक्सपैंड होती है थोड़ी सी, खाना नीचे से रखते हैं, फिर कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, फिर एक्सपैंड होती है, खाना और नीचे जाता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। तो क्या खाना निगलना हमारे बस में है, बट वो खाना यहाँ से यहाँ तक अपने आप पहुँच रहे हैं, उस चीज़ को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वो अपने आप हो रहा है। तो वो कोई और तरह की मसल करवाती है। तीसरी तरह की मसल क्या होगी? कार्डियक मसल। हमने नाम में लिखा था ना कार्डियक। कार्डियक वर्ड किससे एसोसिएटेड होता है? बोलते हैं उसको तो कार्डियक अरेस्ट हो गया था। इसका मतलब ये थोड़ी पुलिस आ गई थी अरेस्ट करने में। कार्डियक अरेस्ट का मतलब क्या होता है? हार्ट अटैक आ गया था, मतलब उसका दिल धड़कना बंद हो गया था। तो कार्डियक कहाँ पे होगा? कार्डियक वर्ड किसके लिए यूज़ करेंगे? स्पेशली हार्ट के लिए। जहाँ पे हार्ट की ही बात हो रही है वहाँ पे वर्ड कार्डियक आएगा। ठीक है, तो मसल जो हार्ट हमारा एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट करता है ताकि ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो सके, वो किन मसल्स की वजह से होता है बेटा? कार्डियक मसल्स की वजह से। ठीक है, सबसे पहले हेडिंग आएगा आपका स्मूथ मसल। हेडिंग विल बी स्मूथ मसल। कोई बात नहीं, फिर क्या देखो रजिस का स्ट्रिएशंस का मतलब अभी दिखाता हूँ, वर्ड लिखो। इट इज नॉट स्ट्रिएटेड, इट इज नॉट स्ट्रिएटेड। ठीक है, स्ट्रिएशंस क्या होती हैं उसकी फोटो दिखाते हैं। इसे एक्सप्लेन करना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, बट दे आर नॉन स्ट्रिएटेड। सेकेंडली
याद है ये वर्ड स्पिंडल शेप? फोटो भी देखी थी अभी। दे आर स्पिंडल शेप, ठीक है। बनाना चाहते हो बना भी सकते हो इनमें से। ऐसी शेप की होती है, कॉन्टिन्यूटी में होती है, ब्रांचिंग नहीं होती। तो आप लिख लो इसके साथ, दे आर नॉट ब्रांच्ड, कोई ब्रांचिंग नहीं होती उसमें, दे आर नॉट ब्रांच्ड। न्यूक्लियस सेंटर में होता है हमेशा, न्यूक्लियस इज एट सेंटर, न्यूक्लियस इज एट सेंटर, ठीक है। स्मूथ मसल के साथ ना ये बात भी एडिशनली लिख लो, इनवॉलेंटरी मसल्स, दे आर इनवॉलेंटरी मसल्स। इनवॉलेंटरी वर्ड का मतलब क्या होता है बेटा, पता है किसी को? जब कोई स्कूल में एक्टिविटी होती है, पूछने आती है टीचर कौन कौन वॉलंटियर करेगा। वॉलंटियर करने का मतलब क्या होता है, अपने आप इनिशिएटिव लेना कि हाँ जी मैं अपनी मर्जी से जा रहे हो, ठीक है। तो जो काम अपनी मर्जी से होता है वो वॉलंटरी होता है, जो काम तुम्हारी बिना मर्जी के हो जाए वो क्या होता है, इनवॉलंटरी। तो ये जो स्मूथ मसल्स हैं, इनका टास्क, इनकी वर्किंग जो है वो इनवॉलंटरी है, अपने आप हो रही है, कंट्रोल नहीं की जा सकती। तो लिखो इसके बारे में, इट इज इनवॉलंटरी इन एक्शन, इनवॉलंटरी इन एक्शन, अपने आप काम हो रहा है बेटा। सिक्स लिखो रखे, इनकी कॉन्ट्रैक्शन जो होती है ना वो धीरे होती है बट लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए होती है। लिख लो, कॉन्ट्रैक्ट स्लोली, कॉन्ट्रैक्ट्स स्लोली but for a longer duration of time, contracts slowly but for a longer duration। स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शंस दो तरीकों से हो सकती है, या तो वो जैसे मैंने बताया कॉन्ट्रैक्ट करे फिर एक्सपैंड करे ताकि तुम्हारा खाना मूव हो सके, या फिर दूसरी मूवमेंट हो सकती है वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट करे काफ़ी देर तक, जिससे कि तुम्हारा फॉर एग्जांपल यूरिन पास आउट हो गया बॉडी से। यूरिन कहाँ इकट्ठा होता है, यूरिन कहाँ इकट्ठा होता है, यूरिन कहाँ इकट्ठा होता है बेटा, पाउच होता है एक बॉडी के अंदर, यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं उसे। तो जब यूरिनरी ब्लैडर पे जोर पड़ता है, वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो तुम्हारा यूरिन सारा का सारा बॉडी से पास आउट हो जाता है। तो यूरिन जिस ब्लैडर में इकट्ठा हो रहा है वो एक ही बार कॉन्ट्रैक्ट होगा, ऐसा थोड़ी है कॉन्ट्रैक्ट टू एक्सपैंड हो, कॉन्ट्रैक्ट टू एक्सपैंड हो, तो एक ही बार ही में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। जब बेबी बॉर्न होता है तो यूट्रस उस बेबी को पुश करता है वजाइना से, बेबी कैनल से पुश करता है उसको। तो यूट्रस अंदर से एक बार ही कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट ही हो रहा है कि ताकि बेबी को बाहर पुश किया जा सके। यूट्रस भी एक ही बार कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, यूरिनरी ब्लैडर भी एक बार कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, गॉल ब्लैडर भी एक बार कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो दो तरह की कॉन्ट्रैक्शन हो सकती हैं, या तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स हों, पेरिस्टाल्टिक का मतलब रिदमिक मूवमेंट, एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। लिखो इसके बारे में, स्पेशल नोट बना के लिख लेना इसे, 7 स्पेशल नोट बना लेना। रिदमिक
contractions can be there, rhythmic contractions can be there. For example, passage of food that is alimentary canal experiences peristaltic movements. ठीक है, और दूसरी मैंने बताई बेटा एक्सट्रूसिव मूवमेंट्स, एक्सट्रूसिव movements where organ as a whole contracts. For example, urinary bladder. For example, urinary bladder, gall bladder, or you could say uterus. ठीक है बेटा, कि ये आप एग्जांपल्स में भी लिख सकते हो, मतलब ये सारी जो मैंने बताया दीज आर द पार्ट्स ऑफ एग्जांपल्स. ठीक है, लिख लिया शिखा? अरुण क्या हुआ? ओके, हटा दो. अभिषेक, अगले टाइप की मसल्स लिखो बेटा, स्केलेटल मसल्स. हेडिंग डालना स्केलेटल मसल्स. ओके, आइडिया भी तुमको नाम से लग रहा है, जो स्केलेटन की मूवमेंट करवाए. स्केलेटन मतलब हमारे हाथ पैर गर्दन बाजू जो मर्जी मान लो, फिंगर्स, इन सब की मूवमेंट करवाए, इसको क्या बोलते हैं? स्केलेटल मसल्स. ठीक है, तो ये एक्शन में क्या होंगी बेटा? वॉलेंटरी होंगे, हम अपनी मर्जी से इनकी मूवमेंट करवा सकते हैं. दीज आर वॉलेंटरी इन एक्शन, और यू कैन कॉल देम वॉलेंटरी मसल्स एज वेल. ठीक है बेटा, लिखो दीज आर स्ट्रिएटेड. अगेन मैंने बोला स्ट्रिएशंस क्या होती हैं, वो दिखाता हूँ तुमको फोटो में. दीज आर स्ट्रिएटेड मतलब बैंड्स होते हैं डार्क कलर के. सेकेंड की शेप क्या थी भैया? क्या शेप दिखाई थी? रॉड शेप या सिलेंड्रिकल? क्या शेप है इसकी? सिलेंड्रिकल. सिलेंड्रिकल शेप. अगेन इसमें भी ब्रांचिंग नहीं होती बेटा, तो दे आर नॉट ब्रांच्ड, दे आर नॉट ब्रांच्ड. ठीक है, इनका जो न्यूक्लियाई होता है, मैं फोटो में दिखाना चाहूँगा एक बात स्पेशली. इनका जो न्यूक्लियाई होता है रहते वो बाउंड्री पे होता है. बाउंड्री के लिए वर्ड आता है पेरिफेरल. ये दिख रहे हैं न्यूक्लियाई बाउंड्री पे.
नजर आ रहा है फोटो के अंदर? न्यूक्लियाई बाउंड्री के ऊपर है तो उसको बोलते हैं पेरिफेरल न्यूक्लियाई। पेरिफेरी का मतलब होता है बाउंड्री। लिखो, न्यूक्लियस इज एट पेरिफेरी। They are voluntary in action. They are voluntary in action. मतलब अपनी मर्जी से आप काम कर सकते हो। लिख लो इसके साथ, अपने आप हिंदी में वर्ड लिख लो, अपनी मर्जी से आप इनकी मूवमेंट करवा सकते हो। ठीक है, ठीक है बेटा, लास्ट लिखो इसका पॉइंट। देयर मूवमेंट्स आर फास्ट और देयर कॉन्ट्रैक्शंस आर फास्ट। देयर कॉन्ट्रैक्शंस आर फास्ट। अकरेंस लिख लो, कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट वाली है बेटा लिम्स। लिम्स का मतलब होता है हाथ पैर। तो लिम्स में हैंड्स एंड लेग्स, हैंड्स आर्म्स एंड लेग्स। ठीक है, लिम्स में प्रेजेंट है और नेक में प्रेजेंट है। ठीक है, टंग में प्रेजेंट है। टंग को तुम आप अपनी इंटेंशनली तुम इसको मूव कर सकते हो टंग को अपनी, तो टंग में ही प्रेजेंट है। ऐसे एक बार एक बच्चे ने सवाल किया था कि अगर आपने मेरे को क्वेश्चन पूछा विच टिश्यू इज प्रेजेंट इन टंग और मैं उसका आंसर मसल लिखा है, मतलब कि स्केलेटल टिश्यू लिखा है, तो आप गलत करोगे? नहीं कर सकते गलत। बट क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन्ड होता है विच टाइप ऑफ मसल इज प्रेजेंट और विच टाइप ऑफ एपिथेलियम इज प्रेजेंट। नो डाउट टंग दोनों से बनी है मिलके। जो बाहर की लेयर है उसकी वो क्या है, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। ठीक है, टंग सिंपल स्क्वामस में थी ना। और वैसे हम क्योंकि इसको कंट्रोल कर पा रहे हैं तो ये मसल भी है। कौन सी मसल है? स्केलेटल मसल। तो दोनों ही है, बट क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन होगा आपने कौन से वाला बताना। टंग हो गया बेटा। डायफ्राम होता है बॉडी के अंदर, एक डायफ्राम में प्रेजेंट होता है। फेरिंग्स में प्रेजेंट होता है। फेरिंग्स इज योर वॉइस बॉक्स। पढ़ा होगा एक फेरिंग्स लैरिंग्स, पढ़ा था फेरिंग्स लैरिंग्स। यहाँ पे वॉइस बॉक्स जो है आपका, ये वाइब्रेट करती हैं दो कॉर्ड्स, उसकी वजह से आवाज़ आती है बाहर। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ अकरेंसेस हैं इनकी कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होगा। ठीक है, आज टाइम खत्म होने वाला है ऑलमोस्ट, तो हार्ट नहीं कर पाएंगे। हार्ट हम परसों को करते हैं। हार्ट रह गया और एक और टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू रह गया। बट बाय फ्राइडे आज हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। एनसीईआरटी क्वेश्चन इनके कुछ ऐसे डिस्कस करने लायक रहेगा नहीं, क्योंकि सारे ही चैप्टर तुम्हारा नोट्स हैं, तुम्हारी सारा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो इसका टेस्ट होगा डेफिनेटली सैटरडे को। प्लांट टिश्यू का साइड बाय साइड प्रिपेयर करते चलो। ठीक है, बड़े डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। डिफरेंशिएट बिटवीन स्केलेटल मसल एंड स्मूथ मसल। डिफरेंशिएट बिटवीन
Sorry, differentiating. Where do these epithelium, which type of epithelium tissue is present in kidneys, ठीक है, ओविडक्ट, टेस्टीज, इस तरीके के डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे. अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लेना. अभी 5 मिनट पढ़े, नोट्स बनाओ अपनी एक जगह पे, लिखो सारे एपिथेलियम टिश्यू एक जगह पे लिखो, बुक के आगे पीछे जहाँ तुम्हारी मर्जी है वहाँ लिखो, याद करो उसको.